हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक सीरियल किलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो ईरान में हुई सच्ची घटना पे आधारित है। मूवी का नाम है होली स्पाइडर, जिसे IMDb की 7.3 की तगड़ी रेटिंग मिली है। तो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साल है 2001 का और जगह है ईरान की माशाद सिटी, जो एक होली प्लेस के नाम से जानी जाती है, जहाँ इमाम रजा का मकबरा है। रात के लगभग 11 बजे है। एक औरत अपनी बच्ची को सुला के घर से बाहर निकलती है। बाद में हमें पता चलता है वह एक वेश्या का काम करती है। वह एक औरत से ड्रग्स खरीद के शहर की एक जगह आती है जहाँ ज्यादातर वेश्याएं अपनी कस्टमर का इंतजार करती है। तभी मोटरसाइकिल पे से एक आदमी उसके पास आता है। वह औरत उसे कस्टमर समझ के मोटरसाइकिल पे उसके पीछे बैठ के उसके घर चली जाती है, मगर ड्रग्स की वजह से वह ठीक महसूस नहीं करती। तो वह घर जाने के लिए मुड़ती ही है तो वह आदमी तेजी से उस पर हमला करके उसी के स्कार्फ से बेरहमी से उसका गला दबा के उसे मार डालता है। फिर वह उसे कपड़े में लपेट के अपनी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे लाद के शहर के बाहर एक सुनसान जगह फेंक देता है। अब कहानी दूसरे कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। आरजू एक प्रेस रिपोर्टर है। वह बस से माशाद सिटी उतरती है। वह होटल जाने के लिए टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर से पूछती है कि उसे पता चला है कि शहर में स्पाइडर नाम के एक सीरियल किलर का खौफ फैला हुआ है जो औरतों का खून करता है। ड्राइवर आरजू को रात को होटल से बाहर न निकलने की सलाह देता है। आरजू एक अकेली औरत होने की वजह से उसे होटल में रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है, मगर जब वह प्रेस रिपोर्टर का कार्ड दिखाती है तो उसे रूम मिल जाती है। दूसरे दिन आरजू तैयार होके एक न्यूज रिपोर्टर को मिलती है जिसका नाम शरीफी है। तो अब हमें पता चलता है कि आरजू उसी सीरियल किलर के बारे में न्यूज हासिल करने के लिए मशाद आई है। शरीफी वही आदमी है जिसे वह स्पाइडर नाम का सीरियल किलर हर मर्डर के बाद फोन करके लाश का ठिकाना बताता है। शरीफी से पता चलता है कि उस किलर ने आज तक 9 मर्डर किए हैं। आरजू समझ जाती है कि उस स्पाइडर को पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मगर स्पाइडर के कहने के हिसाब से वो किलर नहीं बल्कि एक जिहादी है जो समाज से गंदगी मिटाने का काम करता है। शरीफी आरजू को वार्न करता है कि यह एक होली सिटी है, तो वह धर्म के बारे में कुछ भी ना लिखे, वो मुसीबत में आ सकती है। शरीफी उसे उसने रिकॉर्ड किया हुआ स्पाइडर का आवाज भी सुनाता है, जिसमें वह स्पाइडर कहता है कि वह सब वेश्याओं को खत्म कर देगा। अब हमें सईद नाम का एक आदमी दिखता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वह न्यूज़पेपर खरीदता है तो उसमें भी उसी सीरियल किलर की न्यूज है। सईद ईरान आर्मी में सोल्जर रह चुका है। अब वह फैमिली मैन है। उसके फैमिली में वाइफ फातिमा और 3 बच्चे हैं। वो खुद एक शहीदों की फैमिली से है, मगर आजकल सईद कुछ नर्वस है। दूसरी ओर आरजू न्यूज के सिलसिले में उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो यह सीरियल किलिंग का केस हैंडल कर रहा है, मगर अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। आरजू को लगता है कि पुलिस उस किलर को ना पकड़ के उसे कत्ल करने के लिए बढ़ावा दे रही है। उस पर वह ऑफिसर आरजू पे गुस्सा होता है। आरजू समझ जाती है कि अगर वह उनके सामने अपने दिल की भड़ास निकालेगी तो उसे न्यूज हासिल करने में मुश्किल हो जाएगी। तो वह उस ऑफिसर को सिगरेट ऑफर करके उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इस पर वह ऑफिसर उसे गलत समझ लेता है कि आरजू एक बोल्ड लड़की है। आरजू पुलिस की फाइल देखना चाहती है, मगर ऑफिसर उससे कहता है कि बिना जज के परमिशन के वह फाइल नहीं दिखा सकता। आरजू सोचती है कि अगर वह स्ट्रीट पे जाके वेश्याओं से पहचान बनाएगी तो उसे उसके न्यूज के लिए शायद कुछ लीड मिले। तो वह फुटपाथ पे एक औरत को स्पॉट करती है। हमें यह भी पता चलता है कि आरजू उस सीरियल किलर पे एक बुक लिखना चाहती है, इसलिए वो मशाद आके इतनी मेहनत कर रही है। सईद एक रिलीजियस आदमी है और इमाम रजा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। अब रात को सईद मोटरसाइकिल से जाते हुए रास्ते पे खड़ी वेश्याओं को देखता है। मकबरे के सर्कल के कुछ चक्कर काटने के बाद वह एक बूढ़ी सी औरत को पिकअप करता है और कुछ देर बाद वह पब्लिक फोन से शरीफी को कॉल करके उस औरत की डेड बॉडी का लोकेशन बताता है। और तभी हमें पता चलता है कि पूरा शहर जिस सीरियल किलर के खौफ में है वह सईद ही है। शरीफी से आरजू को पता चलता है कि किलर हर विक्टिम को उसके स्कार्फ से गला घोट के मारता है और उस स्कार्फ को 2 गांठ लगा के उसे विक्टिम के गले में बांध देता है। अब आरजू और शरीफी सुप्रीम कोर्ट के जज से जाके मिलते हैं। आरजू जज से कहती है कि किलर अपने किए हुए मर्डर को धार्मिक रंग दे रहा है, तो इसके पीछे क्या गवर्नमेंट है? जज बहुत अक्लमंद होता है। वो पहली नजर में जान जाता है कि आरजू धार्मिक होने का ढोंग कर रही है, मगर वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल से प्रभावित है। वह आरजू से कहता है कि वेश्या हो या आम आदमी, गॉड की नजर में सब एक ही होते हैं, तो किसी इंसान को उनमें फर्क करके कत्ल जैसा नापाक काम करने का अधिकार नहीं है।
और कोई भी औरत बिना किसी मजबूरी के अपना बदन नहीं बेचती। जब आरजू उससे फाइल देखने की परमिशन मांगती है तो जज आरजू से कहता है कि रिपोर्टर का काम समाज को इन्फॉर्म करना होता है, ना कि कोई गलत न्यूज फैला के खौफ पैदा करना। तो वह आरजू से कहता है कि पुलिस के काम में वो इंटरफियर ना करे, क्योंकि वह जानता है कि आरजू एक स्कैंडल वुमन है। अब रास्ते में शरीफ आरजू को उस स्कैंडल के बारे में पूछता है तो आरजू उसे बताती है कि तेहरान में जब वह न्यूज रिपोर्टर का काम कर रही थी तो उसके बिंदास स्वभाव को गलत समझ के एडिटर ने उससे गलत हरकत करने की कोशिश की थी, और जब आरजू ने उसकी रिपोर्ट की तो आरजू को ही काम पे से निकाल दिया गया, उसे हैरेस किया गया। उसकी बातें सुनकर शरीफी हैरान होता है। यहाँ घर में सईद एक अच्छे पेरेंट्स की तरह अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजारता है। उसे देख के कहीं पे भी शक नहीं होता कि बेरहमी से इतनी औरतों को मारने वाला कातिल वही है। अब सईद से मिलने उसका पुराना बॉस हाजी आता है। सईद को नर्वस देख के वह समझ जाता है कि सईद किसी टेंशन से गुजर रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं सईद किसी औरत के चक्कर में तो नहीं। मगर सईद जो बहुत धार्मिक है, उसे उसके दोस्त की इस बात का बुरा लगता है। तो अब हाजी सईद को अपनी कार देके कहता है कि वह अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जाए। सईद अपनी फैमिली को घुमाने तो लेके जाता है, मगर अपने मर्डर्स को लेके वो टेंशन में है। यहाँ आरजू इंफॉर्मेशन जमा करने के चक्कर में एक वेश्या जिसका नाम सोगरा है उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, मगर सोगरा डर के वहाँ से निकल जाती है। रात को आरजू सुनसान रास्ते से होटल लौट रही होती है तो सईद उसे वेश्या समझ के उसका पीछा करने लगता है, मगर आरजू उसे चाकू दिखा के वहाँ से भागती है। रात को सईद अपनी वाइफ को उसके मायके बच्चों के साथ छोड़ के अपनी शिकार पे निकलता है और सोगरा को पिकअप करता है। सईद सोगरा को अपने घर लेके आता है। डरी हुई सोगरा जब एप्पल खा रही होती है तो वह स्कार्फ से उसका गला घोट के उसे मार देता है, मगर जब वह सोगरा की डेड बॉडी को बाहर ले जाने की तैयारी में होता है कि तभी उसकी वाइफ फातिमा आ जाती है। सईद सोगरा की डेड बॉडी को कारपेट में लपेट के अंदर रूम में रखता है। जब फातिमा उससे कारपेट के बारे में पूछती है तो वह सफाई देता है कि पानी गिरने की वजह से वह गीला हुआ है। बच्चे घर में ना होने की वजह से फातिमा रोमांटिक मूड में आती है, मगर सईद पूरी तरह टेंशन में है। कोने में लाश पड़ी है तो वो रोमांटिक कैसे हो सकता है, मगर फातिमा को शक ना आ जाए इसलिए वह उसके साथ रोमांस करता है। मगर वह करते वक्त उसकी नजर लपेटे हुए कारपेट पे होती है जिसके अंदर से सोगरा के पैर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दिन खेत में पुलिस को सोगरा की लाश मिलती है, जिसे देखने आरजू भी आती है। सोगरा की लाश को देख के वह काफी शॉक होती है। जिस औरत से उसने पिछली रात बात की थी वह औरत उसके सामने मरी हुई पड़ी थी। वह समझ नहीं पाती कि इन मजबूर औरतों की गलती क्या है जो एक हैवान उन्हें एक के बाद एक मार रहा है। सोगरा की लाश को देखने सईद भी आता है। आरजू रात को होटल पे आती है तो दूसरा हैवान उसके रूम में आ पहुंचता है। मर्डर की तहकीकात करने वाला वो पुलिस ऑफिसर आरजू के बर्ताव को गलत समझ के उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है, मगर आरजू गुस्से से उसे वहाँ से चले जाने कहती है तो वह चला जाता है। दूसरे दिन आरजू सोगरा की माँ से मिलने जाती है तो उससे आरजू को पता चलता है कि लड़कियों को पिकअप करने वाला आदमी हमेशा मोटरसाइकिल पे से आता है और वह मकबरे के सर्कल के पास से लड़कियों को पिकअप करता है। तो अब आरजू किलर को पकड़ने के लिए वेश्या के रूप में उस सर्कल के पास रात को खड़े रहने का प्लान बनाती है। वह शरीफी से कहती है कि जैसे ही किलर उसे पिकअप करेगा वह अपनी कार से उनका पीछा करे और आरजू का सिग्नल मिलते ही घर में घुस के उस किलर को पकड़े। तो अब आरजू उस किलर का इंतजार करने लगती है। सईद आता तो है, मगर वह आरजू के बजाय एक मोटी लड़की को पिकअप करके अपने घर ले जाता है। वह मोटी कुछ ज्यादा ही जोशीली निकलती है। सईद बड़ी मुश्किल से उस लड़की को पंच मार के हाथ से गला दबा के उसे मार डालता है, मगर उस मोटी लड़की की लाश को सीढ़ी से उतारते हुए वो नीचे गिरता है और उसके हाथ को गहरी चोट पहुंचती है। वह कैसे वैसे उस लड़की की लाश को पिछली सीट पे बिठा के शहर के बाहर फेंक देता है। यहाँ आरजू किलर का इंतजार करके शरीफी के साथ चली जाती है, मगर उसे विश्वास होता है आज नहीं तो कल किलर उसके जाल में फंस जाएगा। दूसरे दिन उस फेंकी हुई लड़की की कोई भी खबर अखबार में छपी हुई नहीं होती, जिससे सईद डिस्टर्ब होता है। तो वो फैसला करता है कि आज रात वह फिर से शिकार पे निकलेगा। यहाँ रात को आरजू हेवी मेकअप करके सर्कल के स्पॉट पे खड़ी होती है और सईद मोटरसाइकिल पे से वहाँ आता है। सईद का शरीफ चेहरा देख के एक पल आरजू को लगता है कि वो किलर नहीं हो सकता, मगर उसके अंदर का सिक्स सेंस उससे कुछ कहता है और वह सईद की मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है। सईद मोटरसाइकिल पे से अपने घर की ओर जाने लगता है तो शरीफी अपनी कार से उनका पीछा करने लगता है, मगर गली की एक मोड़ पे वह उन्हें खो देता है। सईद आरजू को अपने घर ले आता है। आरजू अपना टेप रिकॉर्डर
छुपके से ऑन कर देती है। मगर अब आरजू थरथराने लगती है। उसे देख के सईद को कुछ शक होता है। वो समझ जाता है कि आरजू वैसा नहीं है, तो अब वह आरजू का गला दबाने लगता है। तो आरजू चाकू निकालती है और सईद को मेन डोर का लॉक खोलने बोलती है। सईद लॉक खोलने के बहाने आरजू पे झपट पड़ता है। अब वह आरजू को नीचे गिरा के पूरे जोश के साथ उसका गला दबाने लगता है। तो आरजू सईद के हाथ पे लगा जख्म जोरों से दबाती है, जिससे हर्ट होके सईद उसे छोड़ देता है। तो अब आरजू विंडो खोल के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के पड़ोसी जाग जाते हैं। यह सब देख के सईद पूरी तरह डर जाता है और बदनामी की डर से वो आरजू को भागने देता है। मगर अपनी नाकामयाबी की वजह से वो पूरी तरह डिप्रेस होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह पुलिस सईद के घर आके उसे अरेस्ट करती है। पुलिस की कार में बैठी हुई आरजू को देख के सईद समझ जाता है कि उसी ने कंप्लेंट की है। सईद को पुलिस के साथ जाते देख फातिमा और अली शॉक होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज डिक्लेयर करता है कि उन्होंने स्पाइडर किलर को पकड़ा है। शरीफी आरजू से कहता है कि अब वह सेलिब्रिटी बन गई है। मगर आरजू को उन मर्दों के समाज पे विश्वास नहीं। क्या पता कब कैसे कोई साजिश चलाई जाए। उसके हिसाब से तो असली लड़ाई अब शुरू हुई है और रंग भी कुछ ऐसा ही बदलता है। सईद का लड़का अली मुंह छुपा के सब्जी लेने जाता है, तो सब्जी वाला बड़ी रिस्पेक्ट से उससे बात करता है और अली से कहता है कि उसे फक्र होना चाहिए कि वह धर्म की रखवाली करने वाले का बेटा है। तो अब नासमझ अली का सर ऊपर उठ जाता है। अब कोर्ट में केस शुरू होता है। सईद कोर्ट में बताता है कि शहर की गंदगी साफ करना उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह औरतें होली सिटी में मकबरे के सामने यह सब गंदगी फैला रही थी, जो पाप है। सईद कोर्ट में मान लेता है कि उसने 16 औरतों का कत्ल किया है। सईद की भाषा से लगता है कि उसे उसकी करतूत पे अभिमान है। आरजू चाहती है कि सईद को फांसी की सजा हो, इसलिए वह एक विक्टिम के घर वालों से गुजारिश करती है कि उनकी लड़की का मर्डर करने के लिए वह कोर्ट से सईद के फांसी की सजा की मांग करे। मगर वह गरीब फैमिली फांसी के बदले कॉम्पनसेशन चाहती है, जिससे उनके घर का गुजारा हो सके। जिससे आरजू फ्रस्ट्रेट होती है। गरीबों को न्याय की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। यही सच्चाई है। सईद का वकील चाहता है कि अगर सईद को पागल ठहराया जाए तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है। हाजी भी फातिमा से कहता है कि धर्म के नाम पे सईद को कम सजा होगी। मगर फातिमा जानती है जज को इन सब की कुछ पड़ी नहीं है। वह कानून की नजर से इस केस को देख रहा है। अब कोर्ट में यह कहा जाता है कि सईद 8 साल आर्मी में था, जिसकी वजह से उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। उसे मेंटल प्रॉब्लम भी था। मगर कोर्ट में हीरो बनने के चक्कर में सईद जज से कहता है कि उसने पूरे होशो हवास से धर्म की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। अब जेल के सब कैदी सईद की जय जयकार करने लगते हैं, जिससे सईद और प्राउड फील करता है। मगर केस बिगड़ जाता है। फातिमा को अपने पति की बेवकूफ़ी पे रोना आता है। अब आरजू सईद की फैमिली का इंटरव्यू लेती है। फातिमा अपने हस्बैंड की तरफदारी करती है। अली भी यही समझने लगा है कि उसका बाप बहुत बड़ा महात्मा है। कोर्ट के बाहर लोग सईद के फेवर में नारे लगाते हैं, जिससे अली बहुत खुश होता है। मगर फातिमा जानती है लोगों का क्या जाता है। वो 4 दिन नारे लगाएंगे, मगर बाद में बुरे हालातों का सामना तो फातिमा और उसके बच्चों को ही करना है। अब आरजू सईद का इंटरव्यू लेती है। सईद उसे बताता है कि उसे उसके किए पे अफसोस नहीं है। इस होली सिटी की साफ सफाई करना उसके लिए खुशी की बात है। सईद को विश्वास है कि उसे फांसी नहीं होगी। मगर दूसरे दिन कोर्ट उसे 16 औरतों का कातिल मानते हुए फांसी की सजा सुनाती है और विक्टिम के फैमिली को कॉम्पनसेशन देने का भी आदेश देती है। ऊपर से फांसी के पहले सईद को 100 हंटर के फटके लगाने का ऑर्डर दिया जाता है। सजा सुन के सईद अंदर से टूट जाता है। उसकी पूरी अकड़ निकल जाती है। हाजी जेल में आके सईद से कहता है कि वह चिंता ना करे, उसने पूरा प्लान बनाया है। फांसी के वक्त वहाँ के एक खुले दरवाजे से सईद बाहर आके वहाँ रखी कार से भाग जाए। उसके बाद किसको पड़ी है। इस देश में यह सब होता ही रहता है। उनकी बातों से सईद बहुत खुश होता है। फांसी के एक दिन पहले सईद अपनी फैमिली से मिलता है। फातिमा और बच्चे फुट फुट के रोने लगते हैं, मगर सईद इत्मीनान से उनसे बातें करता है। अब दूसरे दिन सईद को फांसी ले जाते वक्त उसका और आरजू का आमना सामना होता है। आरजू सईद को फांसी देते वक्त देखना चाहती है, मगर जज मना करता है। अब सईद को हंटर के 100 फटके लगाने के लिए एक रूम में ले जाया जाता है। सईद की चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आती है, मगर असलियत में रूम के अंदर हंटर मारने का नाटक चल रहा होता है, जिससे सईद को यकीन होता है कि अब उसके छूटने का वक्त आया है। सईद को फांसी की जगह ले जाया जाता है, मगर दरवाजा बंद करके उसके हाथों में हथकड़ियां डाल के उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाता है। सईद छूटने के लिए झटपटाने लगता है, मगर ना कोई कार होती है और ना भागने का कोई रास्ता। सईद को जबरदस्ती उठा के
फांसी पे लटकाया जाता है। सईद मर जाता है। आरजू का मिशन पूरा होता है। वह तेहरान लौटने के लिए बस में बैठती है और कैमरा में अली का इंटरव्यू देखने लगती है। अली की हरकतों से वह समझ जाती है कि और एक सईद पैदा हुआ है। बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने के लिए बेताब है। यह कभी न खत्म होने वाला मिशन है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी ट्रू इंसिडेंट पे बेस है और डायरेक्शन भी अच्छा है। एक बार जरूर देखनी चाहिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मूवी आपके लिए लेके आते रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।